तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कोठारी आयोग, जिसे कि हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप समकालीन भारत पढ़ रहे हैं, यानी कि कंटेम्प्ररी इंडिया पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीएड में हो, डीएलएड में हो या फिर आप एमएड में हो, तो कहीं भी आप शिक्षा के संबंधित विषयों को अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको कोठारी आयोग की सिफारिशें, कोठारी आयोग के सुझाव, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए एक विस्तृत और एक बहुत ही टू द पॉइंट टाइप का डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में आपको मदद करेगी। तो ये फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कि हम लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते थे, 1964 से लेकर 1966 तक जो है इसने अपना कार्यकाल किया। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये जो संबंधित प्रश्न है, ये वर्ष 2023 में पूछा गया था और आगे भी आप देखो पिछले कुछ वर्षों में भी इससे संबंधित कई सारे प्रश्न देखने को मिले। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कि हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन 14 जुलाई सन 1964 को श्री दौलत सिंह कोठारी जी के अध्यक्षता में इस समिति का, इस पूरी जो कमेटी थी उसका गठन किया गया था। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी जी उस समय के तत्कालिक यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। तो सन 1964 में भारत सरकार की तरफ से केंद्र सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार, एक नई दिशा और एक नया प्रारूप देने के लिए एक आयोग का गठन किया। इसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इस कोठारी आयोग में जो इसके अध्यक्ष थे, उस समय के तत्कालिक यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे कि हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं, उसके तत्कालिक अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी जी थे। तो क्योंकि दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में ये गठन की गई थी कमेटी, इसलिए इस कमेटी को हम इसे हम क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग भी कहते हैं, कोठारी कमेटी भी कहते हैं। कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा की, उसका अध्ययन किया और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो अभी तक जो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें अभी तक माना जाता है कि बहुत ही विस्तृत और गहन एक तरह से परिचर्चा थी, एक रिपोर्ट थी, एक अध्ययन जो उन्होंने प्रस्तुत किया था। दौलत सिंह कोठारी जी 1964 से लेकर 66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस सुझाव प्रस्तुत किए थे। आयोग का कार्यकाल सन 1964 से लेकर 1966 तक था और आयोग ने अपनी फाइनल यानी कि अंतिम रिपोर्ट 24 जून सन 1966 को जमा की। ये कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं दोस्तों, आपको याद करना चाहिए। जैसे कि आयोग का गठन जो है, देखिए आप कब हुआ है, 14 जुलाई 1964 को, और रिपोर्ट कब सबमिट की, 29 जून 1966 को। तो कुछ तारीखें भी आप याद रखिए। चलिए, आयोग ने जो प्रमुख सिफारिशें की, अब हम उनको यहाँ पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आयोग ने कुल 23 प्रमुख जो है सिफारिशें की या बताई, उसमें कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं उसके बारे में उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने शिक्षा के जो उद्देश्य होने चाहिए उसके बारे में बताया। उन्होंने शिक्षा में जो ढांचागत सुधार हो सकते उसको भी बताया, यानी कि जो शिक्षा की वर्तमान जो ढांचागत समस्याएं हैं उसके बारे में बताया और उससे संबंधित क्या सुधार किया जा सकता उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने पाठ्यक्रम के संबंध में भी कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने पाठ्यक्रम में व्याप्त कमियों के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में क्या नहीं शामिल किया जाना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने चर्चा की। तो पाठ्यक्रम को लेकर उनके सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि आगे चल के हम समकालीन भारत में अन्य किसी टॉपिक में जरूर इसका अध्ययन
करेंगे। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक से संबंधित भी उनके सुझाव अति महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में व्याप्त एक तरह से आप देखेंगे जो जेंडर बायस देखने को मिलता है, यानी कि लिंग पक्षपात, या पाठ्य पुस्तकों में जो कमियां थीं, चाहे उदाहरणों की कमियां हो या पाठ्य पुस्तक में जो कंटेंट है वो बहुत पुराना हो या फिर वो उपयुक्त नहीं था तत्कालिक समय के हिसाब से, ऐसे बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए। शिक्षण विधियों से संबंधित बहुत सारे सुझाव दिए कि एक शिक्षक को अपनी पढ़ाई के दौरान यानी शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षण विधियों का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, कैसे उदाहरण देने चाहिए, ऐसे बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए। उन्होंने मार्गदर्शन एवं परामर्श संबंधित सुझाव भी प्रस्तुत किए। उन्होंने पर्यावरण एवं पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण से संबंधित समस्याओं से संबंधित भी सुझाव दिए, यानी कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में पर्यवेक्षण और निरीक्षण ये दोनों ही प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे संबंधित कई सारी समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, इन समस्याओं को किस तरह से हम दूर करने के साथ साथ इन समस्याओं का मतलब इन पूरी प्रक्रियाओं को हम ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं, उसके ऊपर भी इनके महत्वपूर्ण सुझाव थे। प्रशासनिक समस्या से संबंधित सुझाव भी उन्होंने दिए, यानी कि विद्यालय स्तर पर जो शिक्षण की प्रक्रिया हो या शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित करने का, उसका प्रशासन करने के संबंध में जो समस्याएं आती हैं या जो दिन प्रतिदिन के कार्यकाल से संबंधित, चाहे विद्यालय प्रबंधन के लोगों की बात हो या शिक्षकों के नियोजन की बात हो, शिक्षकों के टीचिंग की बात हो या विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बात हो, इस तरह के जो प्रशासन के संबंध में, प्रबंधन के संबंध में जो समस्याएं होती है या जो बातें होती हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव भी उन्होंने दी। छात्रों के शारीरिक कल्याण के लिए यानी कि शारीरिक विकास के संबंध में भी उन्होंने सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है पाठ्य सहगामी क्रिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए, फिजिकल एजुकेशन हो गया, मानसिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, इस तरह के विषयों को भी जो है विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना। तो इस तरह की बातें भी उन्होंने बताई। मूल्यांकन से संबंधित सुझाव, वयस्क शिक्षा से संबंधित सुझाव कि वयस्कों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, वयस्क छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा से उनको अवगत कराया जाए, किस प्रकार के पाठ्यक्रम जो है उनके लिए बनाए जाए। शिक्षक शिक्षा से संबंधित, ये टीचर ट्रेनिंग से संबंधित भी उनके महत्वपूर्ण सुझाव थे। 3 भाषाओं के सिद्धांत से संबंधित भी सुझाव उन्होंने दिया था, महत्वपूर्ण बात है। और नैतिक और धार्मिक शिक्षा से संबंधित भी सुझाव उन्होंने दिए। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर जोर दिया कि शिक्षा में धार्मिक प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ नैतिक और धार्मिक शिक्षा आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने संस्कृति, अपने राष्ट्रीयता और विविधता के बारे में जानें, उसको समझें और उसका सम्मान करें, जिससे कि राष्ट्रीय एकता बढ़े, देश की अखंडता में भी लोग योगदान कर पाएं। इसके अलावा महिला शिक्षा से संबंधित भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनको किस प्रकार से स्कॉलरशिप देना है, महिलाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को किस तरह से खास तौर पे जो महिला छात्र हैं उनके साथ में उनका व्यवहार होना चाहिए, महिलाओं के शोषण ना हो, महिलाओं की देखभाल हो, ऐसी बहुत सारी बातें जो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को ज़्यादा सशक्त करने के लिए हो सकते हैं, वो सारे सुझाव इन्होंने दिए। पाठ्यक्रम में किस प्रकार से आवश्यक बदलाव किए जाए जो कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दे, वो सारी चीज़ें भी उससे संबंधित बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत की, यानी कि सिफारिशें की कि किस प्रकार से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हमें कुछ ऐसे विषयों को या ऐसे कौशलों को सिखाने के ऊपर जोर देना चाहिए जो छात्रों को व्यावसायिक रूप से तैयार करे या आगे आने वाले उनके व्यावसायिक जीवन के हिसाब से उनके अंदर आवश्यक गुण, आवश्यक कौशल, आवश्यक व्यवहार जो है सीखने में मदद करे। कार्य अनुभव से संबंधित भी सुझाव दिए, यानी कि वर्क करके सीखना, प्रैक्टिकल वर्क करके सीखना, इंटर्नशिप से संबंधित ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। दूरस्थ शिक्षा से संबंधित सुझाव भी दिए। प्रौढ़ शिक्षा या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग जो कि शिक्षित नहीं हो पा रहे या बीच में ही किसी ने शिक्षा छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गए, ऐसे लोगों की शिक्षा हो पाए, सुनिश्चित हो पाए, दूरस्थ माध्यम से ही हो पाए। दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार से शिक्षा की जो पहुंच है उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकता है, इससे संबंधित उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। विश्वविद्यालय के लक्ष्य, उद्देश्यों, कार्यों से संबंधित सुझाव दिए उन्होंने।
उच्च शिक्षा में दाखिले से संबंधित सुझाव दिए कि दाखिले की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से आवश्यक हो तो छूट दी जाए, आवश्यक हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाए, आवश्यक हो तो पर्सनालिटी टेस्ट लिए जाए, विषय संबंधित टेस्ट लिए जाए। इन्होंने ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बात बताए। इसके अलावा चयनात्मक प्रवेश परीक्षा से संबंधित भी उन्होंने सुझाव दिए और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता से संबंधित सुझाव भी दिए, यानी कि विश्वविद्यालय जो है किसी के अधीन ना कार्य करे। शिक्षा से संबंधित अगर उनसे कुछ भी अच्छा लगता है जो कि शिक्षा को और बेहतर बना सकता है तो उनमें विश्वविद्यालयों को, वहाँ के प्रबंधन को, वहाँ के मैनेजमेंट को स्वतंत्रता हो कि छात्रों के हित में वो कदम उठा सकें और उनके हित, उनके मार्गदर्शन और उनकी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक जो भी चीज़ें चाहिए वो अपने स्तर पर भी कर सकें। तो ये थे कुछ प्रमुख सुझाव यानी कि सिफारिशें। अब देखते हैं कि आयोग ने महत्वपूर्ण जो सुझाव दिए वो क्या थे। ठीक है, आइए एक करके देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक और बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए, यानी कि विज्ञान गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षा लड़के और लड़कियों को समान रूप से दी जाए, क्योंकि समान पाठ्यक्रम के अनुसार बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने के एक तरह से वातावरण का निर्माण करती है। तो अगर समान पाठ्यक्रम होगा लड़कों के लिए भी वही और लड़कियों के लिए भी, लड़के भी विज्ञान और गणित पढ़ेंगे और लड़कियां भी विज्ञान और गणित पढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं समान पाठ्यक्रम का अध्ययन होगा, लड़के या लड़कियों के बीच में समानता की भावना धीरे धीरे विकसित भी होगी। अगर नहीं है तो 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित किया जाए। मान के चलिए देश में अगर 100 व्यावसायिक स्कूल थे उस समय, तो उनका सुझाव था कि 100 में से तकरीबन 25% स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में, जहाँ की जो वोकेशनल ट्रेनिंग हो सके, जैसे कि ITI हो, डिप्लोमा हो, इस तरह की कॉलेजेस में उनको परिवर्तित किया जा सके, जहाँ की छात्र जो है जाकर कुछ व्यावसायिक कौशल, व्यावसायिक गुण सीखे, कोई डिग्री हासिल करे, कुछ सीखे, कुछ हुनर ले, जिससे कि वो आगे व्यावसायिक जीवन में सफल हो सके। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर पर यानी कि सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। ये उनके प्रमुख सुझाव में से एक है। उन्होंने कहा कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए और 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि 1 से 3 वर्ष के बच्चों को, जो आजकल हम लोग प्ले स्कूल बोलते हैं ना, उस तरह की शिक्षा दी जाए और 6 वर्ष होने के बाद ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरे होने के बाद ही हो। सार्वजनिक यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ना, जिसको आज हम बोर्ड एग्जाम बोलते हैं, उन्होंने सुझाव दिया था कि 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा होने के बाद ही उनके जो है पहले एग्जाम कराए जाए। नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं जो आज बोर्ड एग्जाम के नाम से फेमस है। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, जो कि आज होता है। जैसे हम 10th के बाद 11th में जो है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जैसे विषयों का चयन करते हैं। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, एक उच्च विद्यालय होगा, एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होगा। उन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, इसके ऊपर भी जोर दिया। शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने के लिए भी उन्होंने आवश्यक सिफारिशें की सुझाव दिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं और बुनियादी शिक्षाओं में बुनियादी शिक्षा की ऐसी क्या कमियां थी, क्या कमजोरियां थी जिसकी वजह से बुनियादी शिक्षा जो प्रणाली है वो फेल हो गई।